सिक्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और पेपर सोल्व करते हैं जो कि सोशल साइंस का आपके सामने है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है बेसिकली ये। अब हमें क्वेश्चन पेपर सोल्व क्यों करना चाहिए, सबसे पहले आप ये जान लो। देखो, पेपर सोल्व करने का हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हमारा रिविज़न अच्छे से हो जाए। अब आपने देखा कि आपकी पूरी क्लास में जितना भी सिलेबस आया उसमें ये PT1, PT2, PT3 एग्ज़ाम्स होते हैं और लास्ट में बड़ा एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए आपको ज़रूरी है कि बीच में हो रहे PT एग्ज़ाम्स को अच्छे से दो, जिससे कि उससे पहले वाला जितना भी सिलेबस आया है वो अच्छे से कवर हो जाए। अब ये चीज़ आप नहीं समझते, इसीलिए आप PT एग्ज़ाम्स को ध्यान नहीं देते। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ के साथ करते चलो। तो इसीलिए हमने अपना क्वेश्चन पेपर सामने लाए और केंद्रीय विद्यालय में 2025-26 के लिए बनाया गया है। अब ये हर स्कूल के लिए कैपेबल है और ये हर स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। आओ बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। देखो, 1.5 घंटे का आपका PT एग्जाम्स होते हैं, 14 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पहला पॉइंट लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड इन ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सभी मार्क्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन के सामने। और पहला पार्ट आता है सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। क्वेश्चन 1, हु क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा है। तो A सुनीता विलियम, B PT उषा, C किरण बेदी और D बचेंद्री पाल। देखो, अगर आपको नहीं भी वैसे तो आपको सब चीज़ें याद करनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं याद है तो आप उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब आप ये सब याद करोगे तो आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे। जैसे PT उषा एक रनर थी, ठीक है, एथलेटिक उनका स्पोर्ट था, तो एथलेटिक्स में काफ़ी हमारे देश के लिए इन्होंने काफ़ी मेडल जीते। किरण बेदी IPS ऑफिसर थी, फर्स्ट इंडियन IPS, फर्स्ट विमेन जो इंडियन पुलिस सर्विस में IPS बनी थी, ठीक है। फिर सुनीता विलियम्स, इनका आपने सुना होगा स्पेस, ये स्पेस में गई, इनका रिलेशन स्पेस के साथ है, तो सुनीता विलियम्स अलग हो गई। अब आपको लगा D, तो ऑप्शन D इसलिए आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि बाकी ऑप्शंस अगर आपको पता है और नहीं पता तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन D बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? अपना हिमालय है, ठीक है। क्वेश्चन 3, कालीबंगा साइट प्रेजेंट इन विच स्टेट। तो कालीबंगा कहाँ पर है? ऑप्शन A राजस्थान में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अपना, अच्छा, कालीबंगा कहाँ की, किस चीज़ की बात हो रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता थी, कालीबंगा एक इंडस वैली या हड़प्पा सभ्यता की साइट थी जो कि राजस्थान में मिली थी, ठीक है। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। मेसोपोटामिया इज प्रेजेंट इन मॉडर्न A पाकिस्तान, भारत, चाइना और इराक, सीरिया। तो आपको पता होना चाहिए जो मेसोपोटामिया था वो एंशंट टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली में था, ठीक है। आज का इराक और सीरिया है ये, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन D बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। फादर्स फादर इज कॉल्ड। तो फादर्स फादर कौन है? जिसको कहा जाता है पिताओं के पिता कौन है? फादर्स फादर का अंग्रेजी शब्द ग्रैंडफादर होता है बेसिकली। तो ऑब्वियसली आपका ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ठीक है। ये आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? देखो, 2 तरह की एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इको का मतलब ही ऐसे आ जाता है, इकोनॉमिक्स वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर कोई भी हिसाब, पैसे और मनी से रिलेटेड चीज़ें हों। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्या होता है? देखो, जिस भी एक्टिविटी में पैसों का लेन देन हो रहा हो वो इकोनॉमिक, और जिसमें नहीं हो रहा हो वो नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक पूछा गया। पेरेंट्स कुकिंग फूड, जब पेरेंट्स फूड बनाते हैं तो क्या वो पैसे लेते हैं? ये तुम्हें देते हैं? नहीं ना। यू टेक केयर बाय ग्रैंडफादर, सेल्फ सर्विस और सेलिंग गुड्स एट शॉप। तो इनमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए पेरेंट्स कुकिंग फूड, ऑप्शन A बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि अगर पेरेंट्स घर के लिए खाना बनाते हैं बिना पैसे कमाए तो ये नॉन इकोनॉमिक है। और सर्विस फॉर फैमिली नॉट फॉर अर्निंग, ये एक तरह से नॉन इकोनॉमिक पे काउंट होता है। नेक्स्ट आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अ ग्रुप ऑफ पीपल, particularly religion, region, common work or interest, especially a smaller group, may also be called a community. For instance, Mumbai's Parsi community, Chennai's Sikh community, Americans Indian community, Kerala's scientific community, or our school's art community, the villagers farming community and so on. तो आपको कम्युनिटी के बारे में बताया गया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है अगर पर्टिकुलर किसी रिलीजन का हो, किसी रीजन का हो, मतलब किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, या
किसी तरह का काम या उसका इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में, स्पेशली जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं तो उनको कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 पूछता है आपसे व्हाट इज़ कम्युनिटी। तो व्हाट इज़ कम्युनिटी में आप आंसर लिखेंगे कि जो देखो पैराग्राफ में एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे पारसी कम्युनिटी, फार्मिंग कम्युनिटी, इसलिए कम्युनिटी का मतलब वही कॉमन चीज़ होती है, लोगों को जोड़ती है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? कम्युनिटी इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड रिलीजन। ठीक है, रिलीजन और किसी बात की गई है, रिलीजन, रीजन, वर्क या कोई इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटी फाउंड इन योर सोसाइटी। तो आपकी सोसाइटी में किस तरह की कम्युनिटी पाई जाती है? तो आप क्या लिखेंगे? आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित, काम से संबंधित और धर्म से संबंधित कम्युनिटी मिलती है, लोकेलिटी बेस्ड कम्युनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, सच है स्कूल कम्युनिटी, और इसी के साथ फार्मिंग कम्युनिटी एंड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर आते हैं, राइट वन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ कम्युनिटी विच इज़ हेल्पिंग टू एवरीवन। तो इंपॉर्टेंट वर्क बताना है कम्युनिटी का जो हेल्प करता है सबको। तो क्लीनलीनेस ड्राइव्स कॉमन फेस्टिवल्स और हेल्पिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ये काम हो सकते हैं आपके। तो कहा भी गया है इसमें, प्रॉपर आंसर देखते हैं। 8th 9th का आंसर यहाँ से लिखते हैं रेड कलर से। तो कम्युनिटी का फ़ायदा ये होता है कि लोग मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तुम एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हो किसी भी बारे में जो आपको ऐसा लगता है कम्युनिटी से आता है, जैसे ठीक है, जैसे आप फ्लड के टाइम पे कम्युनिटी हेल्प करती है, फेस्टिवल मनाते हैं साथ में, ये सब एग्जांपल इनके हो सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो आपको पता है इंडिया में माउंट K2 हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया, अन्नामुडी। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन नंबर 12th है, फेमस ग्रेट बाथ इज फाउंड इन, फेमस ग्रेट TW बाथ आर फाउंड एट विच प्लेस। तो मोहनजोदारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने, फोर्टिफिकेशन, रिजर्वायर, एलीट और मोस, 4 शब्द आपको दिए गए हैं और इनको फिल करना है। क्वेश्चन 14 कहता है अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग इन अ कुशन लाइक कवर इज कॉल्ड। देखो एक ऐसा ग्रीन प्लांट है जो बिना पौधे, बिना फूल और बिना रूट्स के वो फैलता है और कुशन लाइक कवर बनाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम
moss। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 में बेसिकली क्या होता है, स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर और ट्रू रूट्स का मतलब है जैसे मॉस छोटा होता है, नॉन फ्लावरिंग ग्रीन प्लांट होता है जो कुशंस जैसा फैल जाता है। ठीक है, इसकी इमेज आप देख सकते हो गूगल पर सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अ मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी इज नोन एज। तो जो मैसिव वॉल होती है किसी भी एरिया में चारों तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। जो किले की दीवार होती है ना एक तरह से, नोन एज फोर्टिफिकेशन। क्वेश्चन 16 आता है, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। ऑब्वियसली रिजर्वायर, जिसको गांव में जोड़ भी बोलते हैं, लेकिन रिजर्वायर जिसको रजवाया भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17 पर आते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स आपके सामने। टेलरिंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो टेलरिंग क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपको बताना होगा जी। सॉरी तो ये अपने आप में फॉल्स है। फॉल्स क्यों? क्योंकि इट इज़ इकोनॉमिक इफ़ डन फॉर अर्निंग। अगर ये अर्निंग के लिए की जा रही है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। क्वेश्चन 18, अ जॉइंट फैमिली हैज़ सेवरल जनरेशन्स लिविंग टुगेदर एज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड कजन्स। तो आपको सही बात है, जॉइंट फैमिली का मतलब है काफ़ी जनरेशन एक साथ रह रही हो, उसका मतलब है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग आपके सामने। द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का फेस्टिवल कौन सा है? वन महोत्सव। देखो वन अपने आप में, फॉरेस्ट को हिंदी में वन ही कहते हैं, तो वन महोत्सव को फेस्टिवल कहते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड, बी सर्व फूड टू एवरी विजिटर फॉर फ्री। तो इसको क्या बोलते हैं? लंगर। और सी अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट पेड मंथली। तो सैलरी, रेगुलर पेमेंट पेड मंथली, ये तो सैलरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट ट्रिब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है आपको साफ साफ लिखना है। ट्रिब्यूटरी बेसिकली तो ट्रिब्यूटरी आपने देखा कि वो होती है जो रिवर के, देखो मान लो ये बड़ी रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर अपना पानी चारों तरफ को गाँव में दे रही है, इधर उधर। अब इनमें से निकलने वाली छोटी नहरें जो होती हैं, जो बाकी गाँव में, बाकी इलाकों में निकलती हैं, ठीक है, ये नदी से छोटी होती हैं। ये बात तो समझते हो आप? इनको ही ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जो पानी निकल के छोटी छोटी नहरें बनाता है वो ट्रिब्यूटरी होती है। रिवर और अ स्ट्रीम दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। बड़ी रिवर से निकलने वाली छोटी स्ट्रीम्स या फिर छोटी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग क्या है? इट इज़ फार्मिंग मेथड, बेसिकली एक तरह का मतलब ये एक तरह की फार्मिंग ही है, खेती ही है। इसको टेरेस फार्मिंग क्यों कहा गया, आइए वो देखते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं येलो से। तो बेसिकली इट इज़, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। इट इज़ अ फार्मिंग method of making step like fields देखो बेसिकली ये है स्टेप फार्मिंग। तो अगर आप देखो तो एक इमेज हम खोल लेते हैं, ठीक है, ये आपने देखी, ये आपकी स्टेप फार्मिंग है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें देखने को मिल रहा है हमें कि यहाँ पर स्टेप्स बने हुए हैं। अब स्टेप्स बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये फार्म, देखो ऐसे समतल हो गई, पहाड़ की ज़मीन ऐसे हो गई। अब इस पर तो पौधा नहीं उगाया जा सकता, इस पर तो खेती नहीं की जा सकती। तो क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं इतना हिस्सा। तो क्या होता है, हमें ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन है, ये सीधा लैंड की फॉर्म में मिल जाता है। तो ये लैंड की फॉर्म में मिलता है तो हमारे क्या होता है
इतना हिस्सा ये फार्मिंग करने के लायक हो जाता है। तो फार्म कैसा बन जाता है, तो यहाँ पर आप कुछ भी उगा सकते हो और ये देखने में कैसा लगता है जैसे स्टेप्स हों, तो इस तरह से स्टेप फार्मिंग कहलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना स्टेप फार्मिंग को ही टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। अब लिखते हैं फार्मिंग मेथड ऑफ मेकिंग स्टेप्स लाइक फील्ड्स। कहाँ पर, फील्ड्स ऑन स्लोप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब देखो ऐसे करेंगे तो सॉइल वहीं पर रहेगी, लेकिन अगर इस प्लेन पर खेती करेंगे तो बारिश पड़ने पर मिट्टी बह जाएगी, तो जो उगाया था वो हट जाएगा वहाँ से, इसलिए स्टेप फार्मिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉइल इरोजन से बचने के लिए और कंजर्व वाटर करने के लिए, वाटर को रोकने के लिए, कंजर्व वाटर और इजीली कल्टीवेट क्रॉप ऑन हिल्स एंड इजीली कल्टीवेट क्रॉप्स ऑन हिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। तो फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ क्या है, आइए लिखते हैं। 23 का आंसर लिखते हैं यहाँ से। अर्थ's physical feature include mountains, plains, plateaus, desert, hills, valleys and forests। ठीक है, बेसिकली ये सब क्या है, आपके फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। व्हाट वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है ये आपको बताना है। तो आप लिखोगे हड़प्पा सिविलाइजेशन इज द Harappa civilization was an ancient urban culture in the northwestern region of South Asia, known for advanced town planning, drainage system and large cities like मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ठीक है, ये आपका मोहनजोदारो था जो कि साउथ एशिया में एक एंशिएंट सिटी थी, उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, 25। 24 पूछता है व्हाट इज फैमिली, एक्सप्लेन द ओल्ड टाइप ऑफ फैमिली विद एग्जाम्पल। तो फैमिली बतानी है और एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना चाहते हो अपने आप, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, रिवाइज करना चाहते हो, तो आपको टेस्ट के लिए एज अ PDF फॉर्म में हम सॉल्यूशन पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। और मैं इतना इजी बनाकर करता हूँ कि अगर ये SST का, मैथ्स का, साइंस का पेपर होता है तो आपको डायग्राम, ग्राफ, फिगर्स, मैप सब मिलता है। ठीक है, तो जैसे ये पेपर है अपना SST का और इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम फोटोज़ वगैरह आपको समझाने के लिए ऐड कर देते हैं। बाकी लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हमने ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको कुछ यहाँ पर 22 पढ़िए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। व्हाट इज़ फैमिली ये बताना है, एक्सप्लेन करना है फैमिली क्या है विद एग्जांपल। तो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली
और ये हमने बिल्कुल सही। तो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, सही बात है, ब्लड से रिलेटेड फैमिली जो भी पीपल हैं वो फैमिली कहलाते हैं, जैसे मैरिज और एडॉप्शन। टाइप्स इंक्लूड न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। जॉइंट फैमिली और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली। अब इसमें आप देखो कि जो लिमिटेड कपल होते हैं, पति पत्नी और बच्चे, वो रहें तो उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, क्योंकि वो अलग हो गई, न्यूक्लियर हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर फादर, मदर और सन, सही बात। अब आते हैं आपकी सेवरल जनरेशन्स लाइक टुगेदर, दादा दादी उनके बच्चे, फिर पापा मम्मी हो गए, और फिर आप पापा मम्मी के बच्चे हो गए, तो मतलब 3-4 जनरेशन, चाचा अंकल ताया सब एक साथ रहते हैं, तो सेवरल जनरेशन्स लिव टुगेदर, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, कजन्स। एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, जैसे रिलेटिव आउटसाइड के इमीडिएटली फैमिली एक साथ रहने लगती है, सच एज आंट्स अंकल्स लिविंग नियर बाय, तो एक्सटेंडेड फैमिली। तो इस तरह की हो गए, एग्जांपल्स के साथ आपकी पूरी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन बेसिकली, नेम सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। अब क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का है तो इसको ध्यान से देखो, आपको हमेशा ये बताना होता है कि आंसर एक तो आपको एक्सप्लेन करना है, आपकी डेफिनेशन हो गई, फिर उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल हो गया। ये सही तरीका होता है किसी भी चीज़ को बताने का। एग्जाम्पल के तौर पर पेरेंट्स कुकिंग फूड, ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। फॉर द फैमिली और हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। स्कूल वर्क, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। यूथ टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। फैमिली मेम्बर्स हेल्पिंग इन द रिनोवेशन ऑफ द हाउस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रमोट, लव को प्रमोट करता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है, और कलेक्टिव वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी बनते हो आप, ठीक है। तो ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपके सामने लिखी है, एक्सप्लेन कर दी मैंने, और इसके डेफिनेशन आप बेशक ये लिख सकते हो कि ये वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कोई भी तरीके का मनी का लेन देन नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिली होगी पेपर के लिए, और बेहतर तैयारी करो भाई, पेपर काफ़ी पास है, आप 2-3 पेपर सोल्व कर लोगे अगर एक सब्जेक्ट के, तो मोर देन इनफ है। बस इसमें आपके साथ शर्त क्या है, पेपर को 2-3 पेपर कर लो आप अपनी क्लास के लिए। इसमें पॉइंट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, मान लीजिए आपने देखा कि कालीबंगा साइट प्रेजेंट इन विच स्टेट, आपको पता लगा ये क्वेश्चन नहीं मुझे आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये पेपर कर लिया, 3 पेपर कर लिए, इस तरह से आपसे उसमें क्वेश्चन नहीं हुए और आप चले गए कि मैंने तो 3 पेपर कर रखे हैं। 3 पेपर का मतलब है अगर आपके सामने कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपसे नहीं हुए, आपको उसके आसपास के सभी क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, जब आपके आसपास के सभी क्वेश्चंस कर लोगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट कवर कर लोगे, जो आपके क्वेश्चन नहीं हुए या आपसे गलत हुए उनको तो इम्पोर्टेंटली याद ही कर लेना। तो 3 पेपर में लगभग सभी क्वेश्चन आपको कवर कर लोगे आप, पूरा सिलेबस, ठीक है। और ब्रेकफास्ट में ओट्स खाया करो भाई, ठीक है। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय दोस्तों।